हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ 2020 के क्वेश्चंस हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ कॉइल इज कॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन इट। मतलब कि जो चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी कॉइल में, वो किसके कारण होती है? इंड्यूस्ड करंट इन इट। उन्होंने पूछा है कि नेम द अंडरलाइंग फिनोमिना। तो इसका आंसर वेरी सिंपल, दिस इज़ द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Now, second question is, the laws of reflection hold true for। इसका मतलब है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके लिए काम करता है? तो हमें पता ही है, क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। प्लेन मिरर में भी रिफ्लेक्शन होती है, कनकेव में भी रिफ्लेक्शन होती है, कन्वेक्स में भी रिफ्लेक्शन होती है। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। Now, moving to the third question, when an object is kept within the focus of a concave mirror, means जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो concave mirror के फोकस में है, मतलब F पे हमने ऑब्जेक्ट को रखना है। An enlarged image is formed behind the mirror. This image is real, inverted, virtual and inverted, virtual and erect. गाइस, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए एक रफ इमेज बनाएंगे। आपको कोई भी स्केल या कंपास यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो पहले हमने एक मिरर बनाया, यहाँ पे हमारा फोकस है और यहाँ पे हमारा सेंटर है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हमने इमेज विद इन द फोकस बनानी है, तो हम यहाँ पे इमेज बना लेते हैं। हमारी रे यहाँ गई, जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस में से पास करती है, और ये फोकस में से पास करके, और अब हम सेंटर में से एक रे पास करवाएंगे। तो ये रे हमारी यहाँ पे गई, और अब ये रे यहाँ पर तो मीट कर नहीं रही कहीं पे भी, तो हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो ये हमारी ए बी इमेज थी और ये हमारी ए डैश बी डैश इमेज बन गई। अब आप देख सकते हैं गाइस कि ये जो इमेज बनी है ये वर्चुअल इमेज बनी है, क्योंकि अगर ये इस साइड बनती तो ये रियल इमेज होती, और अब ये मिरर की इस साइड बनी है तो ये वर्चुअल इमेज है। तो इसका आंसर आएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, at the time of short circuit, the electric current in the circuit, first part, vary continuously, does not change, reduces substantially, increases heavily। तो ये बहुत ही easy क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा D, that is increases heavily। Fifth question is, two bulbs of 100 watt and 40 watt are connected in series. The current through 100 watt bulb is 1 ampere। तो हमें पूछा गया है कि 40 watt बल्ब में कितना करंट होगा। तो हम इसमें भी रफ डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक बल्ब है, दो बल्ब्स हैं जो सीरीज़ में लगे हुए हैं। ये हमारा 100 वाट वाला बल्ब है और ये हमारा 40 वाट वाला बल्ब है। तो इन्होंने कहा कि जो 100 वाट वाला बल्ब है उसमें से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 40 वाट वाले बल्ब में कितना करंट होगा। तो गाइस, ये तो हमें पता ही है कि जो सीरीज सर्किट होता है उसमें करंट सेम रहता है और वोल्टेज चेंज होती है। तो अगर इसमें 100 एम्पियर करंट है तो इसमें भी 100 एम्पियर ही होगा। तो इसका आंसर है डी। Sixth question is, what is Tyndall effect shown by colloidal particles? State 4 instances of observing a Tyndall effect.
हमें पूछे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है जो कोलाइडल पार्टिकल्स शो करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या होता है टिंडल इफेक्ट। अब जैसे कि ये कुछ पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो जैसे यहाँ पे पार्टिकल है तो ये ऐसे स्कैटर कर जाती है, डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट स्कैटर कर जाती है। इसको हम बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। और ये कोलाइडल पार्टिकल्स इसलिए शो करते हैं क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल का अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इट इज़ द इफ़ेक्ट अंडर विच अ रे ऑफ लाइट स्कैटर्स इन ऑल डायरेक्शंस as soon as it encounters a colloidal or suspension particle. It is shown by colloidal particles because size of colloidal particles is roughly equal to wavelength of the light. तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। अब सेकंड उन्होंने पूछा है कि स्टेट 4 इंस्टांसेस ऑफ ऑब्जर्विंग टिंडल इफेक्ट। अब हमने 4 इंस्टांसेस बताने हैं कि जहाँ पे हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। Now, 7th question. Differentiate between a glass slab and a glass prism. What happens when a narrow beam of light, a monochromatic light, and a white light passes through a glass slab and a glass prism? हमें पहले तो हमने डिफ्रेंशिएट करना है ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म के बीच में, एंड उसके बाद हमने देखना है कि जब मोनोक्रोमैटिक लाइट ग्लास स्लैब से पास करेगी तो क्या होगा, और जब मोनोक्रोमैटिक लाइट ग्लास प्रिज्म के बीच में से पास करेगी तो क्या होगा। एंड सिमिलरली विद द वाइट लाइट व्हेन ग्लास स्लैब में से पास करेगी तब, एंड जब वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म में से पास करेगी तब। देखिए गाइस, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें पार्ट्स ज़्यादा होने के कारण इसको प्रेजेंट करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। नाउ लेट्स सी गाइस हाउ टू राइट द आंसर। फर्स्टली वी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म। इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप एंड इट हैज़ 2 triangular sides, 2 inclined rectangular sides and 1 rectangular base। पहले हमने स्ट्रक्चर के बेस पे डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद the direction of incident ray and the emergent ray of light are parallel to each other, and the glass prism, the incident ray and the emergent ray are not parallel to each other. Now, when narrow beam of monochromatic light passes through glass slab, जब मोनोक्रोमैटिक लाइट ग्लास स्लैब के थ्रू पास करेगी तब क्या होगा। इट डेविएट फ्रॉम द एक्चुअल पाथ but the incident ray and the emergent ray are parallel to each other, and when the monochromatic light passes through glass prism it deviates from the actual path but incident ray and emergent ray are not parallel। जो actual path है उससे थोड़ा सा deviate कर जाती है in monochromatic light। When a narrow beam of white light passes through glass slab, splitting of white light into its constituent colors does not occur। जब स्लैब में से वाइट लाइट पास करती है तो लाइट स्प्लिट नहीं होती, बट जब प्रिज्म में से पास करती है तो स्प्लिट हो जाती है वाइट लाइट इनटू इट्स कांस्टेंट 7 कलर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 8th क्वेश्चन। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset and white appearance of the sun at noon when it is overhead. Now this is answer of question number 8. This is when sun is at horizon and this is when sun is overhead. When sun is at horizon, the distance between the sun and the observer is very large, so the blue and violet colors scatter away and sun appear reddish. When sun is overhead, then blue will not scatter away and the distance is very less, so it appears blue.
Now this is what we will write answer in exam. The reddish appearance of the sun at sunrise and sunset is due to scattering of light by the molecules of air and other fine particles in the atmosphere that have size smaller than the wavelength of visible light. Light travels larger distance at the horizon in the Earth's atmosphere before reaching our eyes, and most of the blue light and shorter wavelengths are scattered away by the particles. So only red light having higher wavelength reaches us, which gives a reddish appearance of the sun at sunrise or sunset. Now B part. At noon the sun appears white, not red, as only a little of blue and violet colors are scattered because light from the sun overhead would travel a relatively shorter distance. So yeah guys, this is a video. For any queries or any doubt please comment. और अगर आप चाहते हो कि मैं फ़िज़िक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायो के भी क्वेश्चंस करूँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.